नमस्कार विद्यार्थियों, बागुड़ा कॉलेज बागुड़ा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन के रूप में बाबर का भारत में विस्तार है उस पर अध्ययन कर। पहले हमने जो बाबर का जो BA सेकेंड ईयर का लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन किया कि किस तरह बाबर ने भारत पे अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष किया अपने सत्ता के लिए, चाहे अपने राज्य फरगान को प्राप्त करने के लिए या फिर अपने पूर्वजों का जो राज्य समरकंद था उसे प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया अपनी 11 वर्ष की अवस्था से लेके 1504 तक, जहाँ उसने काबुल और गजनी पे आक्रमण जब अपना अधिकार कर लिया। उससे पहले जब तक उन्होंने आक्रमण किया, संघर्ष किया फरगान को लेके, और जो उस पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे अकबर का भारत आगमन और पानीपत की युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हमें एक देख लेना चाहिए कि भारत पे अगर देखें तो 1504 और 1505 के आसपास उसने काबुल पे और अपना अधिकार जमाया। 1507 में उसने कांधार पे अधिकार जमाया। फिर उसने लगा कि अब जब वो कांधार और काबुल पे अपने अफगानिस्तान में अपने समय में था तो अब उसको लगा कि ये तो कंडीशन थी। साथ ही साथ क्या हुआ कि भारत के अंदर लोधी काल के अंदर देखते हैं 1517 के बाद, 1517 के बाद सिकंदर लोधी वंश का सबसे कुशल शासक रहा है, कुशल सेनापति रहा लोधी वंश का। तो 1517 में जब सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी वो इब्राहिम खान लोधी बनता है। और लोधी ये थे, ये मूलतः अफ़गान थे, ये अफ़गान के थे। फिर जब वो अलग अलग सत्ता के दौरान खिजर का सैयद वंश के दौरान फिर वो भारत में आए बेलो लोधी, फिर सत्ता में अपनी आजमाई। तो ये मूलतः अफ़गान के वंश थे। लोधी वंश से मूलतः अफ़गान वंश था और उन्होंने फिर भारत की सत्ता पे अपने स्थापित किया। तो जब वो अफ़गानिस्तान में बाबर संघर्ष के काल में था तो उसने सबसे पहले वो 1519 के अंदर बाजौर और बेरा पे आक्रमण किया था, 1519 के आसपास। और जैसे फरिश्ता है जो इतिहासकार फरिश्ता, उसने कहा कि सबसे पहले बाजौर और बेरा पे 1519 में उसने आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन वो अधिकार करने के जो यूसुफजई एक जाति है, जनजाति है पठानों की, उस पर आक्रमण करने के लिए आया था और उससे कुचलने के लिए, दमन करने के लिए आया था। फिर उसके बाद उसने 1519 फिर उसने दूसरा आक्रमण किया, पेशावर पे किया। जो पेशावर है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पर है पेशावर, तो उसने वहाँ पे आक्रमण किया। फिर 1520 में उसने सियालकोट पे आक्रमण किया, अपना तीसरा आक्रमण था भारत की भूमि पे। फिर 1524 में उसने लाहौर और दीपालपुर को अपना, मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर उसने अपना अधिकार कर लिया था। अब ये तो थी 1525 24 तक की स्थिति थी। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि इब्राहिम सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती 1517 के बाद, और उसके बाद इब्राहिम लोधी बनता है। इब्राहिम लोधी का एक आपके सामने चरित्र मूल्यांकन करता हूँ कि इब्राहिम लोधी वो लोधी वंश का अंतिम शासक है। 1517 में शासक बना और 1526 तक वो पानीपत के युद्ध तक शासक रहा। इब्राहिम लोधी वो व्यक्तिगत रूप से वीर था, सैनिक था, सेनापति था, कुशल सैनिक भी था, वीर भी था, व्यक्तिगत रूप से वीर था। लेकिन उसकी एक जो व्यवहार था उसका जो वो था वो संकालू परिवर्तन, मतलब आर्य सरदार पे शक करता था। तो उसके जमींदार या सरदार थे, अफगान सरदार थे, उसके जो संबंधी थे, तो वो उसका जो इब्राहिम लोधी का जो राजत्व था वो निरंकुश राजत्व विश्वास करता था। और उससे पहले बेलोल खान लोधी और सिकंदर लोधी वो सरदारों में अपना खुद को सरदार मानते थे। लेकिन जो इब्राहिम लोधी वो खुद को सरदार न मानते हुए खुद को एक निरंकुश शासक मानता था, एक सुल्तान मानता था। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, उसके जो सरदार थे उसी के विरोध हो गए, लोग बगावत पे उभर गए। पहली बात तो थी कि वो अपने सरदारों पे बहुत ज़्यादा शक करता था, उसमें भरोसा किसी पे नहीं था। और जब भरोसा नहीं हो तो वो क्या करता है कि भाई उसने क्या किया, अपने सरदार थे उनको मारवाना प्रारंभ कर दिया। जैसे उसके खुद का वजीर जो मियाँ भूगा था उसको उसने मरवा दिया, और आजम हिमायूं शेरवानी था जो सेनापति था उसको मरवा दिया उसने। बहुत जो उसके इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण उसके सरदार थे उन सबको उसने मरवाने का प्रयास किया कहीं ना कहीं।
उसके भाई था जलाल खान लोधी, जौनपुर का शासक था, उसने जब कालपी पे आक्रमण किया तो उसको उन्होंने आक्रमण किया तो उसने उनको मरवा दिया, हत्या करवा दी, जहर दे के मरवा दिया। उसके भाई था, बहुत सारे जो दूसरे भाई सौतेले भाई थे उनको भी उसने मरवा दिया। खाली महमूद का लोधी वो रह गया था जो राणा सांगे के साथ लड़ा था। तो एक बहुत सख्त स्वभाव था, किसी पे भरोसा नहीं करता था और साथ ही साथ वो खुद को निरंकुश चाहता था और वो खुद को निरंकुश साबित करना चाहता था। और साथ ही साथ वो एक उसकी बात थी कि वो अपने सरदारों में वो जो सरदार थे उसमें थोड़ा वो सरदार थे वो उसकी स्वतंत्रता प्रेमी थे या वो आत्मसम्मान ज़्यादा चाहते थे। तो वो क्या उसको आत्मसम्मान प्राप्त करना, सरदार आत्मसम्मान चाहते थे, लेकिन वो उनके आत्मसम्मान को वो चाहता था कि उसके सरदार है वो हाथ बांध के दरबार में खड़े रहे, उसकी हर चीज़ को माने। तो वो मानने के तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपने ही सरदारों को क्या विरोधी बना दिया, विद्रोही पे उभार दिया। बहुत सारे बिहार में विद्रोह हुआ, मालवा में विद्रोह हुआ और बहुत सारे पंजाब में विद्रोह हुआ। दिलावर खान लोधी, दौलत खान लोधी, अपने चाचा आलम खान लोधी, ये सब जितने भी लोधी सरदार थे उसके विरोधी हो गए। और तो उसमें क्या 1520-24 में आक्रमण किया। तो जब बाबर ने पंजाब पे आक्रमण किया और पंजाब पे आक्रमण किया तो उसमें 1525 के आसपास इब्राहिम लोधी उसने क्या किया कि पंजाब की सरदार तो दिलावर खान लोधी, उसका बेटा दौलत खान लोधी, उसका चाचा आलम खान लोधी था, उस पर उन्होंने आक्रमण किया। तो उन्होंने क्या किया, जाके बाबर को समाचार भेजा कि भाई हमें यहाँ आए और इससे छुटकारा, इब्राहिम लोधी से छुटकारा पाएँ। तो ये भी बात थी इब्राहिम लोधी, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोधी आक्रमण करने से पहले ही दिलावर खान लोधी और जो दौलत खान लोधी था उनको उन्होंने हरा दिया। अब वो दोनों जो दिलावर खान लोधी और आलम खान लोधी फंस गए, न तो इब्राहिम खान लोधी समर्थक बन सके, नहीं बाबर के समर्थक बन सके। और बाबर ये स्थिति बिल्कुल भाप गया था कि अब जो अफगान है उनकी शक्तियाँ वो टूट गई है, क्योंकि उससे पहले बिहार में विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ बिहार में विद्रोहियों को लेके, विद्रोहियों को दबाने के लिए उन्होंने खुद के सरदार विद्रोही कर दिए। तो बहुत बड़ा इब्राहिम लोधी के काल में बहुत बड़ा विद्रोह के जहाँ बहुत सारे सैनिक मारे गए और फिर इसका मुआवजा या उसको परिणाम वो पानीपत युद्ध में भुगतना पड़ा। तो ये बहुत जो कंडीशन थी उसमें लोधियों के शासक काल में बहुत क्रिटिकल जटिल कंडीशन बन गई थी और अंदर गृह युद्ध की स्थिति थी और बाबर इसको बहुत अच्छी तरह समझता था। बाबर ने सबसे पहले दिलावर खान लोधी और इसको हरा दिया। फिर उसने 1526 के अंदर जब युद्ध करने आया, पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 के अंदर, तो इब्राहिम लोधी वो व्यक्तिगत रूप से अच्छा कुशल शासक भी था, कुशल सेनापति भी था और व्यक्तिगत रूप से बड़ा बहादुर था। लेकिन उसके जो पहले 1525-24 के आसपास जो गृह युद्ध हुआ उसने बिहार के अंदर, उसमें वो बहुत सारी सेना के जो वीर सैनिक मारे गए थे, बहुत बड़ा उन्होंने हानि उठानी पड़ी। तो इससे उन्होंने क्या किया, अब वो जो पानीपत के युद्ध के मैदान में आए तो बाबर से जो सामना हुआ, बाबर भी अपने व्यक्तिगत रूप से बड़ा बहादुर और संघर्षशील था। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। 1497 से लेकर 1526 तक उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया जीवन में और 11 वर्ष के शासक बना अपने फरगान राज्य का। तो उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, अलग अलग जातियों से युद्ध पद्धति संघर्ष को द्वारा सीखी, अलग अलग तरीका सीखा, कूटनीति सीखी। तो वो बाबर भी अपने में एक समझदार और शासक था। तो बाबर है वो जब 1526 में पानीपत युद्ध के लिए आया तो उन्होंने क्या एक तुलुगामा युद्ध पद्धति सीखी। और तुलुगामा युद्ध पद्धति मतलब उज़्बेकों की तुलुगामा युद्ध पद्धति है। तुलुगामा युद्ध पद्धति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रंट में सेना है आपके, जैसे आप सैनिक, जैसे इब्राहिम लोधी सेना, मैं आपके सामने बाबर की सेना हूँ। तो जैसे दो सेना आमने सामने होती थी तो दाईं और बाईं और एक रिजर्व फोर्स होती थी, रिजर्व सेना होती थी। वो क्या करती, जब सेना आज सामने आती थी अपने दुश्मनों की, तो ये सेना बीच में से जाकर पीछे से घेर लेती, तो दोनों तरफ से वो फौज घिर जाती थी दुश्मनों की फौज, और फिर उनको बड़ा हानि उठानी पड़ती थी। तो ये उसको बोलते तुलुगामा पद्धति। और ये तुलुगामा पद्धति ये बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। दूसरी है कि उसने या उस्मानी या रूमी विधि, मतलब उस्मान शाह सुल्तान है जो तुर्की के सुल्तान थे, उस्मान शाह, जिसमें उस्मानी जो खिलाफत थी उसमें दौरान उस्मान शाह ने ये पद्धति अपनाई थी। तो ये उस्मानी या रूमी विधि है, रूमी शासक तो उन्होंने ये पद्धति है वो तुर्कों से सीखी थी। उस्मान शाह तोप चलाने की विधि, तोप चलाने की विधि क्या होता था,
जैसे आमने सामने फौज थी, उसमें जो फौज तोपें होती थी वो इस तरह बैलगाड़ियों पे जंजीरों से बांध दी जाती थी। तो क्या वो जब आमने सामने वाली फौज उसको जो बैलगाड़ी उसको जो बैलगाड़ी की लाइन लगी होती थी और उस पर तोपें लगी होती थी उसको तोड़ नहीं सकती थी, और वो लगातार है वो तोपें वो क्या अपने गोला बरसाती रहती थी। और साथ में क्या होते थे, जो साइडों में क्या होते थे, तीरंदाज लगे होते थे। तो क्या जब तीरंदाज दुश्मन सेना की और तीर फेंकते थे तो क्या करते वो सेना वो लड़के जब तीरंदाज दोनों तरफ से तीर फेंकते थे वो के सामने तरफ आते थे, और सामने जब क्या गोला तोप का गोला पड़ता तो भयंकर फंस जाती थी, और उसके बाद या तो भागने के अलावा या मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर जो तुलुगम प्रतिद्वार युद्ध है, जो आरक्षित फौज है, जो रिजर्व फौज है, वो उसको घेर लेती थी। तो उस फौज के पास मरने के या भागने के अलावा कोई सहारा नहीं होता था, या तो फौज मारी जाती थी या फिर जो बच जाते थे वो भाग जाते। तो ये बहुत बड़ी पद्धति। तीसरी चौथी बात है, उन्होंने ईरानी शासक थे सल्जूक की, जो ईरान थे सल्जूकी शासक, उन्होंने बंदूक चलाना सीखा था, ईरानियों से उन्होंने बंदूक चलाना सीखा। तो अगर देखें तो बाबर का पानीपत में विजय होने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो उनकी इब्राहिम लोदी खुद की हार है। इब्राहिम लोदी बहुत बड़ी सेना लेके 1 लाख की सेना लेकर आया, 1000 हाथी थे उसमें, इतनी बड़ी सेना लेके आया था। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो फौज थी वो अनियंत्रित थी, अव्यवस्थित नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। सीधी 1 लाख फौज लड़ने के लिए आई, और वो इसे बाबर तो 12,000 फौज, उससे ज़्यादा फौज ही नहीं थी उसके पास, तो वो 1 लाख की फौज से टकरा गया। और लेकिन उसके पास आधुनिक तकनीक थी, तुलुगमा युद्ध पद्धति थी जो आरक्षित फौज का था, अच्छे उसके पास तीरंदाज थे, तोपें का प्रयोग करता था, और वो बंदूकों का प्रयोग था, जो गोलीबारी करते थे। तो एक विकसित थी और संगठित फौज थी उसके पास, और वो जानता था कि इब्राहिम लोदी स्थिति वैसी खराब चल रही है। तो और दूसरी बात है कि उसने इब्राहिम लोदी के जो सरदार थे उन्होंने साथ नहीं दिया, और उससे पहले जो विद्रोह हुई उसमें वो फौजें मारी गई, और उसके साथ खाली एक ग्वालियर का राजा विक्रमजीत था, वो ही था और कोई नहीं था। तो इस तरह वो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें इब्राहिम लोदी को मारा गया। और इब्राहिम लोदी बड़ी निडरता से बहादुर से लड़ता हुआ मारा गया। इतना मतलब एक सूफी संत हुए नियामतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने कहा कि इतना जो सफल है या इतना जो बहादुर से कोई भी शासक, दिल्ली सुल्तनत का कोई भी शासक नहीं लड़ा है। बड़ा कुशल सेनापति भी था, लेकिन उसके पास इतनी तकनीक नहीं थी और खुद ने गृह युद्ध से झेलना पड़ा था। तो फिर वो पानीपत का युद्ध हारना पड़ा, और बाबर ने जब वो व्यक्तिगत रूप से उसकी हत्या होगी, मारा गया युद्ध में, तो बाबर ने उसके सम्मान के लिए ईंटों का एक उसका मकबरा बनवाया। और फिर उसने बाबर जब दिल्ली में प्रवेश किया तो तुगलकाबाद में अपना शिविर बनाया, और जब वो कांधार में उसने शाहरुख की सिक्के चलवाए, जिसको उसको कलंदर की उसने उपाधि मिली। अब उसने कहा कि जो अफगान थे, अब जो कांधार है उसको गरीबी के दिन गए, अब उसको गरीबी के दिन नहीं देखने पड़े। क्यों? कि अब वो भारत पे शासक बन गया था, उसने भारत पे अब उन्हें निश्चित कर लिया था कि अपने भारत पे ही ना अगला जीवन यापन करेंगे, जीवन जिएंगे। तो यहाँ भारतीय संपन्न देश था उसमें, तो उन्होंने निश्चित कर लिया अब हम अपना जीवन है, अगला जो जीवन काल वो यहीं गुजारेंगे। और फिर उन्होंने अफगान में जाके चांदी का रुपया उन्होंने अपने सगे संबंधी और अपने अफगान में हर परिवार को बांटे। तो फिर उसको कलंदर की उपाधि, कलंदर का मतलब था दानवीर, तो उन्हें कलंदर की उपाधि दी। लेकिन जो पानीपत का युद्ध है वो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, इसका एक महत्व रखता है। 1526 में युद्ध हुआ तो उसमें अफगान सत्ता है वो ख़त्म होगी भारत में, लेकिन उसमें कुछ समय बाद आप देखो शेरशाह सूरी भी अफगान था, उसने वापस अपने पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हार जाना पड़ा, उसमें उसकी मृत्यु होगी 1545 में। और अफगान सत्ता वो फिक्स नहीं हो पाई, आप लंबे समय तक नहीं टिक पाई। अब जो भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि जो अफगान बाबर है वो एक नया वंश लेकर आया, मुगल सत्ता लेकर आया था अपने साथ, नई पद्धतियाँ थी, नई व्यवस्था लेकर आया, और उन्होंने एक नई सत्ता स्थापित हुई मुगल वंश, एक नए दौर से शुरुआत हुई मुगल वंश की। इन्होंने क्या लगभग अगले 200 साल तक भारत में सत्ता स्थापित शासन किया और नया एक साम्राज्य निर्माण किया। अब बाबर के सामने अब भारतीय उसमें राजा थे, उनको दूसरे एक, पहले तो दिल्ली सल्तनत थी, इब्राहिम लोदी थी, अब दूसरे और एक शासक के आक्रमणकारी से उनका सामना होना था। जैसे इब्राहिम लोदी है, महाराणा सांगा से उसका सामना होगा 1527 के अंदर खानवा के युद्ध में होगा। तो इस तरह एक बहुत नया टर्निंग पॉइंट आ जाएगा भारतीय इतिहास के अंदर। उससे पहले जो भारतीय सल्तनत था 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत वो ख़त्म हो जाती है, और
मुगल वंश शुरू होता तो नया टर्निंग पॉइंट था, नई सत्ता आएगी, नए राजा बनेंगे और फिर अपना साम्राज्य, नया साम्राज्य स्थापित करेगी। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो अगले हम लेक्चर के अंदर खानवा की युद्ध, चंदेरी की युद्ध और किस तरह उन्होंने बाबर ने अपनी सत्ता स्थापित की, तो एक पूरा लेक्चर है वो ख़त्म करने की कोशिश की कि बाबर ने अगला क्या की। थैंक यू, धन्यवाद।